नमस्कार दोस्तों, के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछला पार्ट हमारा काफ़ी छोटा रहा था, उसमें हम बात कर रहे थे भारत का भौतिक प्रदेश का, बट कुछ कारणों से मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं कर पाया था, तो हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो भारत का भौतिक प्रदेश हम कर रहे थे और हमने उसमें देखा था कि भारत के भौतिक प्रदेश में कि हम देख सकते हैं कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, राजस्थान मरुस्थल, दक्षिण का पठार और द्वीप समूह और तटीय मैदान के क्षेत्रों में हमने देखा था कि किस तरीके से भारत के भौतिक प्रदेश बटे हुए हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम थोड़ा धीरे धीरे करके हम इन क्षेत्रों के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम सबसे पहले देखते हैं। तो हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सबसे पहले। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की उत्तर का पर्वतीय प्रदेश अगर हम देखते हैं तो इसको हम जो मुख्यतः बांट सकते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को अगर हमें बांटना हो तो हम किस तरीके से देख सकते हैं इसको। एक तो हमारा है ट्रांस हिमालय, हिमालय, उसके बाद में इसको हम पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा आता है हिमालय का क्षेत्र, फिर आता है हिमालय का क्षेत्र, और उसके बाद जो हमारा आता है वो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ये हमारे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ये क्षेत्र आते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ये हमारा इस तरीके से है। अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो इसमें हमारा काराकोरम, काराकोरम की श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ये पूरी श्रेणी है, ये मत समझिएगा कि छोटी केवल है, ये काराकोरम की श्रेणी है। फिर लद्दाख श्रेणी और कैलाश की श्रेणी, कैलाश की श्रेणी और जस्कर की श्रेणी। इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जस्कर। हिमालय के बारे में थोड़ा सा बताइए, हिमालय के बारे में आप क्या जानते हैं? हिमालय की श्रेणियों के बारे में आपने अक्सर पढ़ा तो होगा ही, ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो इनको हम मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, सही भाग में। तो पहला क्या है हमारा? बृहत हिमालय। क्या है? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय के बाद क्या आएगा? बृहत हिमालय के बाद में क्या आता है? बृहत हिमालय के बाद मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय को एक और नाम से भी जानते हैं, मध्य हिमालय को हम एक और नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें मध्य हिमालय को हम और किस नाम से जानते हैं तो वो है लघु हिमालय, लघु हिमालय। और जब और हम नीचे आते हैं दक्षिण की ओर उत्तर से, तो हमको मिलती है शिवालिक की श्रेणियाँ, शिवालिक की श्रेणियाँ, ठीक है, शिवालिक की श्रेणियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गया हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ। उसके बाद अगर हम पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करते हैं, यदि हम पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करते हैं तो इसमें हमारी कई हैं, पटकाई बूम, कई सारी हैं हमारी, पटकाई बूम, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, ठीक है, लेमाटोल, मिकिर, मीज़ो, मिकिर, मीज़ो, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी पहाड़ियाँ हमारी पूर्वांचल में हैं, जिसको हम आगे चल के जब हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे तो डिटेल में हम देखेंगे कहाँ पे किस स्टेट में कौन सी पहाड़ी पड़ती है। और अक्सर एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं कि जैसे कि अगर हम मीज़ो हिल्स ले लिया, या फिर जो मीज़ो श्रेणी है वहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो हैं उनका क्या सीक्वेंस है, इस तरह कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
तो हम उनको भी देखेंगे कि क्या उनका सीक्वेंस है, किस तरीके से कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, वो हम देखेंगे। तो फिलहाल तो ये चीज़ें हो गई कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांट सकते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को फर्दर किस में बांट सकते हैं, काराकोरम में। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस में है। हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, पटकाई-बूम, मणिपुर, लेमाटोल, मिकेर हिल, मीज़ो हिल्स, इस तरह की कई सारी श्रेणियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम बांट सकते हैं। फर्दर अगर हम जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप दक्षिण भारत में हैं, दक्षिण भारत में है मतलब प्रायद्वीपीय भारत में है, तो वहाँ से अगर आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, किधर की ओर, नॉर्थ की ओर बढ़ते जाते हैं, तो आपको किस तरह से सीक्वेंस मिलता है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय भारत, ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में क्या मिलता है हमको, फिर प्रायद्वीपीय भारत के बाद में उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेन मिलते हैं, उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान बताने के बाद क्या था हमारा, हिमालय शुरू हो गया था। और हिमालय में सबसे नीचे कौन सी आती है, अभी हमने देखा था, शिवालिक। सही, शिवालिक। शिवालिक के बाद कौन सा आएगा, शिवालिक के बाद कौन सा आएगा, मध्य या लघु, मध्य लघु एक ही है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, उसके बाद में मध्य हिमालय के बाद में महान हिमालय, मध्य हिमालय के बाद में महान हिमालय, महान हिमालय। ओके, ठीक है। और महान हिमालय के बाद में फिर से जस्कर, लद्दाख। ये जस्कर, लद्दाख, काराकोरम किसके पार्ट हैं, अभी आपने देखा था, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिए। काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम। और काराकोरम के बाद में फिर आ जाता है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह में हमारे लिए तो आवश्यक नहीं है, हमारे लिए काराकोरम तक ही। फिर तिब्बत के पठार के बाद फिर से हमको मिलती है कुनकुन की श्रेणी। तो ये हमारा कुनकुन श्रेणी क्रम होता है। जस्कर, लद्दाख, काराकोरम किस में था, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, तो अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो हमको इस तरीके से क्रम हमको मिलता चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, जो भी कहना चाहें। प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर का मैदान, विशाल शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, तिब्बत पठार, कुनकुन श्रेणी मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन क्या हमारा है, हिमालय के बारे में। हम फोकस करेंगे किस पे, अब केवल हिमालय पे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने क्या देखा, एक मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से, अभी हम आगे देखेंगे और भी डिटेल में। सबसे पहले तो हमारा क्या है, ये एरिया, ये हमारा ऊपर में क्या हो जाएगा, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, पार हिमालय। और इसके बाद में जब हम और नीचे आ जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें अपना हिमालय का श्रेणियाँ मिलती हैं। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से अगर हम देखते हैं भारत के मैप में यहाँ से, तो हमको हिमालय की श्रेणियाँ यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये हमारा हिमालय का क्षेत्र इधर हो जाता है, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र आता है। तो हम इन्हीं के ऊपर हम पहले देखते हैं। और सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, जैसे हिमालय का जो निर्माण है किस आधार पर हुआ, उसके संबंध में क्या सिद्धांत हैं, उसको हम देखेंगे।
उसको हम देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हिमालय के निर्माण की, तो हिमालय के निर्माण के संबंध में प्रमुखतः दो सिद्धांत हैं। हिमालय निर्माण इसके क्या हैं, प्रमुखतः दो सिद्धांत हैं। अब दो सिद्धांत हैं तो कौन कौन से सिद्धांत हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? एक तो है हमारा कोबर महोदय का सिद्धांत, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, भूसन्निधि सिद्धांत। और उसके बाद में सेकंड हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कोबर का सिद्धांत जो है वो प्राचीन सिद्धांत है, ये प्राचीन सिद्धांत है, और प्लेट विवर्तनी का जो सिद्धांत है ये आधुनिक सिद्धांत है। हम जब फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जब अर्थ का निर्माण हुआ, उसके बाद में अर्थ के निर्माण के बाद माउंटेन्स वगैरह निर्माण हुआ, फोल्डेड माउंटेन वगैरह, ब्रंश घाटियाँ निर्मित हुई, ये सब किस तरह से निर्मित हुई हैं, तो इसके संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी के समय में हम उन सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम केवल जो हमारे कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत है और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं हम किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम कौन सा शुरू करेंगे, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। हम क्या शुरू करेंगे, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, भूसन्निधि सिद्धांत, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत की, तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने जैसे कि बोला कि जो दो भूभाग हैं, जैसे एक भूभाग ये है, एक भूभाग ये है और दूसरा भूभाग ये है, एक भूभाग ये है और दूसरा भूभाग ये है, ओके। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र है, इसको इन्होंने कहा कि ये छिछला सागर है, ये छिछला सागर है और यही भूसन्निधि है, छिछला सागर, ठीक है, छिछला सागर, ओके। तो पहले तो इन्होंने ये माना, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने कहा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जैसे एक आपका एक ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये 2 हो गया और बीच में हमारा क्या है, छिछला सागर है। तो ये चट्टान, ये जो भूभाग है और ये जो भूभाग है, ये क्या हुए, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। तो जब ये पास में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो अवसाद वगैरह होगा और इधर जो अवसाद वगैरह होंगे, ये दोनों भी इधर आते जाएंगे। ये एक तरह से क्या होंगे, जैसे आप कहीं पे खूब ढेर सारा मान लीजिए कंकड़ पत्थर है और आप क्या करिए, एक कोई प्लेट लीजिए और उस प्लेट को इधर लेते जाइए ज़मीन से रगड़ खाते हुए, तो क्या होगा, ये जितना भी कंकड़ पत्थर होगा एक साइड में मूव करता जाएगा। इसी तरह से इधर भी अगर है तो क्या होगा, वो इधर वाला जो रहेगा और इस वाले इधर को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये भी इधर मूव करने लगेगा। मतलब ये जितने भी अवसाद वगैरह हैं, यहाँ पे जो अवसाद होगा और यहाँ पे जो अवसाद होगा, ये भी मूव करेंगे इस प्लेट के साथ में, और ये क्या करेंगे, ये जो बीच का हमारा छिछला सागर है उसमें इकट्ठा होते जाएंगे। तो जब भूभाग क्या हुआ, का मूवमेंट हुआ, लैंड मास का मूवमेंट होगा, ठीक है, तो क्या हुआ, जो सेडिमेंट्स वगैरह थे, अवसाद थे, वो क्या होंगे, वो बीच में जो हमारा छिछला सागर है, भूसन्निधि है, वहाँ पे जमते जाएंगे, जमाव होगा इनका।
ठीक है। तो पहले तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक आपका इधर है, एक ये है। पहले तो क्या होगा कि जब ये एक तरफ अंदर की ओर दबते चले जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक पेपर ही लीजिए, एक पेपर का पीस ले लीजिए, एक पेपर का पीस ले लीजिए, दोनों हाथ से उसको पकड़ लीजिए, राइट। और उसके बाद में क्या करिए कि बीच में मांस रखते जाइए, बीच में कोई मांस रखते जाइए पेपर में। तो बीच का हिस्सा क्या होगा, दबता जाएगा और आपका हाथ और पास में आता जाएगा, और आपका हाथ पास में आता जाएगा। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसे ही हो रहा है। ये लैंड मास तो बाहर में आते जा रहे हैं और इनसे क्या हो जा रहा है, ये सेडिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अंदर की ओर जाते जा रहे हैं। मतलब तो बीच का जो भाग है वो अंदर की ओर धंसता चला जाएगा, और अंदर की ओर जब धंसता रहेगा तो इससे क्या होगा, ये मूवमेंट और भी तेज होता रहेगा, क्योंकि आप तो पहले ही मूवमेंट हो रहा था इसके, और इसके धंसने के कारण क्या होगा, एक तरह से और खिंचाव आ जाएगा। तो दोनों जो लैंड मास होंगे ये आपस में पास में आते जाएंगे, और एक समय क्या आएगा, ठीक है। तो ये दोनों लैंड मास क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। तो इन्होंने जो कोबर महोदय ने थे, इन्होंने यही चीज़ बताई। तो इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स में भी इसको हम लिख लेते हैं जब तक जैसे मिस ना होने पाए कोई चीज़। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूसन्नति को छिछला सागर माना, छिछला सागर माना, जो दो भूभागों के बीच में था, जो दो भूभागों के बीच था, दो भूभागों के बीच था, ओके। और इसमें दोनों भूभागों द्वारा लाया गया अवसाद जमा होता गया है। इसमें जो दोनों भूभागों द्वारा, इसमें दोनों भूभागों द्वारा लाया गया अवसाद जमा होता गया, दोनों भूभागों द्वारा लाया गया अवसाद जमा होता गया, ओके, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो छिछला सागर था, वो क्या हुआ, नीचे की ओर धंसा, नीचे की ओर धंसा, ठीक है। जिससे अगर जब ये नीचे की ओर धंसा तो दोनों भूभाग क्या थे, दोनों भूभाग आपस में पास में आए, आपस में पास में आए, आपस में पास में आए, ओके, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि परत दर परत, जब ये जो छिछला सागर था, चूँकि सागर में क्या थे, जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह भी थे, तो वो क्या हुआ, अवसादों से दबने लगे। सागर में जीव जंतु या पौधे वगैरह जो भी थे, ये अवसादों से दबे, अवसादों से दबने लगे। और इससे क्या हुआ, परतों में अवसाद जमा होने लगे, परतों में अवसाद जमा होने लगे, परतों में अवसाद जमा होने लगे, ठीक है। और एक समय ऐसी स्थिति आई कि पूरा जो लेवल था वो एक हो गया। एक समय ऐसी स्थिति आई कि समान लेवल आ गया, समान तल आ गया, ठीक है। और फर्दर क्या हुआ, जब भूखंडों पर इन अवसादों पर बल पड़ा, ठीक है, और जब फर्दर एक बार तो पास में आ गए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फर्दर प्लेट तो अभी भी पास में आ रही हैं। जब प्लेट अभी भी पास में आ रही हैं, भूखंड अभी भी पास में आ रहे हैं, तो क्या हुआ
भूखंड जब अभी भी पास में आ रहे हैं तो कंप्रेशन फोर्स लगेगा, तो कंप्रेशन का फोर्स लगेगा, संपीड़न का बल लगेगा। संपीड़न बल से, ठीक है, संपीड़न बल से ये जो सेडिमेंट्स उसमें भरे हुए थे, ठीक है, संपीड़न बल से जो सेडिमेंट्स अवसाद भरे हुए थे वो धीरे धीरे क्या होंगे, एक लेवल तक में आ गए, उसके बाद नीचे तो अब जा नहीं सकते, तो क्या होंगे, उठना चालू कर देंगे, अवसाद ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऊपर की ओर उठने लगते हैं और इससे ही क्या होता है, फिर हिमालय का निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही जो सिद्धांत था, ये भूसन्नति का सिद्धांत था जिसको कोवर ने दिया, और इन्होंने कहा कि उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, ये आपस में पास में आ रहे थे। गोंडवाना का ही भाग क्या था, प्रायद्वीपीय भारत, हम देख चुके, प्रायद्वीपीय भारत इसी का भाग था, इसी का भाग। एक गोंड जनजाति भी पाई जाती महाराष्ट्र में, ठीक है, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। तो गोंडवाना भाग इसी का भाग था, और इन दोनों के बीच में क्या था, टेथिस सागर, इन दोनों के बीच में टेथिस सागर था। और जब ये दोनों भाग आपस में पास में आते गए तो टेथिस सागर के उत्तरी व दक्षिणी, टेथिस सागर के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर मोड़ पैदा हुए, उत्तरी व दक्षिणी किनारों पर मोड़ पैदा हुए, भार पैदा हुए, ठीक है। और जो हमारा उत्तरी था उस वहाँ पे क्या बना, कुनकुन की श्रेणी बनी, जो हमने अभी देखा था तिब्बत पठार के आगे। और दक्षिण में क्या बना, हिमालय बना, दक्षिण में हिमालय बना। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि किनारों पर, और बीच में फिर क्या हुआ कि किनारों पर थोड़ा वलन वगैरह भी हो, जिससे तिब्बत का पठार बना। खैर उसके बारे में हमको डिटेल की ज़रूरत नहीं है, इतना ही हमको देखना है कि भारत पहले गोंडवाना लैंड का भाग था और उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा था, उत्तर पूर्व दिशा में भारतीय प्लेट गति कर रही थी। और जो यूरेशियन प्लेट थी, जो कि किसकी भाग थी, अंगारा लैंड की पार्ट थी, वो दोनों एक दूसरे के करीब में आ रहे थे, और इनके अभिसरण के फलस्वरूप ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये तो हमारा क्या हो गया, किसके सिद्धांत हो गए, ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व में कौन सी प्लेट मूव कर रही थी, भारतीय प्लेट, और इधर यूरेशियन प्लेट आ रही थी, ये एक दूसरे के पास में आ रही थी, और इनके अभिसरण के फलस्वरूप ही क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये तो हमारा पहला सिद्धांत हो गया। अब हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी भी है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक, कई ऐसी बातें थी, जब हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी तो हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स से ज़्यादा प्रूवन है और ज़्यादा तार्किक है, इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स को अब माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे महासागरीय प्लेट क्षेत्र होता है और भूभाग होता है, लैंड मास होता है, तो उनको एक प्लेट का नाम दिया जाता है, चाहे सागर हो चाहे लैंड हो, तो उनको एक प्लेट का नाम दिया जाता है। तो उसी तरीके प्लेट का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, प्लेट के मूवमेंट के आधार पर ही माउंटेन्स का निर्माण वगैरह बताया गया है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। सेकेंड हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के द्वारा किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा हिमालय निर्माण। इसको हम देखते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो पिछला कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट उसी की तरह है। इसमें जैसे देखिए, एक तो है हमारा ये प्लेट, ठीक है, एक यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेट है, और दूसरी प्लेट ये है,
ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या, भारतीय प्लेट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही है, बस यहाँ पे प्लेट आ गया है और कुछ नहीं है। ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, ठीक। तो ये क्या, महाद्वीपीय प्लेट है। और जब भारतीय प्लेट जब इधर मूव कर रही थी आगे, तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, आगे का जो भाग था यहाँ पे, ये महासागरीय प्लेट था। तो यहाँ भी क्या हो रहा था कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं, फिगर इसको बना लीजिएगा उसके बाद में, कि जो भारतीय प्लेट का अगला भाग था, भारतीय प्लेट का अगला भाग सागरी था, तथा पीछे का भाग महाद्वीपीय था, था। हम पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे, किसी एक दिन उसका भी वीडियो बनाएंगे। महाद्वीपीय था। तो और यूरेशियन प्लेट क्या था, वो भी महाद्वीपीय प्लेट था। यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय था। ओके, ठीक है, जबकि यूरेशियन प्लेट भी महाद्वीपीय था। तो क्या हुआ कि दोनों प्लेटें जब आपस में पास में आई, दोनों प्लेट आपस में पास में आती हैं, मूवमेंट हो ही रहा था इनमें, आपस में आई, ठीक है। तो ये जो आगे का महासागरीय प्लेट जो था वो भारी था, जो भारतीय प्लेट का जो आगे का महासागरीय प्लेट था वो भारी था। तो वो क्या हुआ, वो महाद्वीपीय, जैसे ये जो आगे का भाग था, तो ये यूरेशियन प्लेट के जब ये पास में आ रही थी, तो ये आगे का भाग जो था ये इसके नीचे अभिसरित हो गया, ये इसके नीचे अभिसरित हो गया, ठीक है, हो गया। अब जब ये नीचे अभिसरित हो गया, तो हमने अपने अर्थ का इंटीरियर वाले पार्ट में क्या देखा था कि नीचे टेम्परेचर क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जब आप जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो नीचे जब जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो महासागरीय प्लेट थी, ये जब नीचे की तरफ गई तो एक तरह से क्या हो गई, ये मेल्ट हो गई, तो ये मेल्ट हो गई, और मेल्ट होके क्या हुआ, मैग्मा का निर्माण हुआ। इस तरीके से यहाँ पे नीचे मैग्मा का निर्माण हुआ, और एक तरीके से यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, जहाँ इस तरीके से कई रेडियो एक्टिव क्षेत्र का जैसे यहाँ पे निर्माण होता है। तो जब यहाँ पे मैग्मा का निर्माण हुआ, तो क्या हुआ कि जब ओशियनिक प्लेट नीचे गई तो क्या हुआ, मैग्मा का निर्माण हुआ, और एक तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होने से गर्म भी थी, तो जो पानी था वो क्या हुआ, गर्म होकर वाष्पीकृत होगा, और जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ये यहाँ का ऐसे क्षेत्र है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, और नीचे क्या है, नीचे मैग्मा वगैरह बना हुआ है, और पानी जो है, वाटर जो है वो वाष्पीकृत है। तो ये वाष्पीकृत होकर ऊपर आने का प्रयास करेगा। तो जब यहाँ पे एक समय तो ऐसा आएगा कि फोर्स बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण का जो फोर्स बढ़ रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एकदम से इसको तोड़ देगा, एकदम से इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तो जब इसको ये तोड़ेगा तो क्या करेगा, ऊपर आने का प्रयास करेगा, तो एकदम से क्या होगा कि मैग्मा जो है बाहर की ओर आएगा। ये मैग्मा जो अंदर में था, ये मैग्मा बाहर में आकर दूर दूर फैल जाएगा, ठीक है, ये मैग्मा दूर दूर फैल जाता है। तो इस तरीके से तो ये तो हो गया है, चट्टानों का निर्माण होता है। मैग्मा जब बाहर आया, यहाँ से बाहर आया तो उसको लावा बोलते हैं, और लावा से चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से लावा बाहर आएगा, इस तरीके से लावा बाहर आता है, और निर्माण किसका होगा, चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। एक तो ये फैक्टर हो गया। उसके बाद प्लेटों का मूवमेंट तो हो ही रहा है अभी भी। जो महाद्वीपीय प्लेट थी, भारतीय महाद्वीपीय प्लेट थी, और जो यूरेशियन प्लेट थी,
उनका तो अभी भी मूवमेंट हो रहा है। जो यूरेशियन प्लेट है ये इधर से इधर आ ही रही है, भले नीचे का भाग अपसरित हो गया, और इधर वाला जो प्लेट था ये इधर आ ही रही है। तो क्या होगा, तो इनके द्वारा भी जैसे पुराने वाले में हमने देखा भूसन्नति में कि अवसाद आ रहे थे, तो इनसे भी क्या होगा, अवसाद आते जाएंगे। ये ऐसे गया, इधर अपसरित हो गया, ठीक है, और फर्दर क्या हुआ, यहाँ पे ये पास में आते गए। तो बीच वाले क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ से बीच वाले क्षेत्र में अवसाद जमा होते गए, सेडिमेंट्स जमा होते गए, सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा होते गए। और इसके बाद तो वही कॉन्सेप्ट है, ये प्लेटें पास में आती जा रही हैं और एक समय आएगा क्या कि ये लेवल पूरा हो जाएगा, और जब ये पूरा हो जाएगा तो फर्दर क्या होगा, जब प्लेटें और पास में आएंगी तो कंप्रेशन से वलन होगा और वलित पर्वत हमारे बनने शुरू होंगे। वलन होने से क्या होगा, फिर हिमालय का निर्माण हो जाएगा, हिमालय का निर्माण हो जाएगा। तो बात का कॉन्सेप्ट वही है। तो इसमें ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो एक यहाँ पे प्रश्न उठता है, एक यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या अभी भी हिमालय में ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा क्या, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। तो क्या अभी ज्वालामुखी का उद्गार हिमालय में हो रहा है? ये एक प्रश्न है, बताइए। तो इसका आंसर तो है कि अब प्रेजेंट में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। हालांकि भूकंपीय घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, भूकंपीय घटनाएं तो देखने को मिलती हैं, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है, हम देखते हैं। इसका कारण यह है कि पहले क्या हो रहा था, एक भारतीय प्लेट का अगला हिस्सा क्या था, महासागरीय था, और एक क्या था, महाद्वीपीय था। लेकिन अब क्या है, जो महाद्वीपीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जो हैं आपस में इन्हीं का अभिसरण हो रहा है, आपस में इनका ही अभिसरण हो रहा है, ठीक है। तो इनके अभिसरण से क्या होता है कि इनमें ज्वालामुखी की संभावना नहीं होती, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट जो होती है वो मोटी होती है, जिससे कि मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है। महाद्वीपीय प्लेट क्या है, होती है, मोटी होती है, मोटी होती है और मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है। और प्रेजेंट में क्या है, महाद्वीपीय का ही अभिसरण हो रहा है, महाद्वीपीय का ही अभिसरण हो रहा है। और पहले क्या हो रहा था, महाद्वीपीय, महासागरीय और महाद्वीपीय का हो रहा था। इस कारण यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं मिला था, लेकिन यहाँ महाद्वीपीय में ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलता है। तो एक तो ये हो गया कि हिमालय के क्षेत्र में अगर हम बात करें क्वालिटी में, तो प्रेजेंट में ज्वालामुखी नहीं मिलता है। दूसरा, हिमालय में भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और अगर हम कुछ हिमालय की विशेषता की बात करें, तो क्या जीवाश्म देखने को मिलेगा, क्या जीवाश्म देखने को मिलेगा हमको? हाँ, मिलेगा, जीवाश्म देखने को मिलता है, क्योंकि बीच में क्या था, सागर था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जैव विविधता भी बहुत होती है, जैव विविधता भी बहुत होती है, ठीक। साथ ही यह भारतीय जो मानसून है, भारतीय मानसून जो है, साइबेरिया से जो हवाएं आती हैं उनको रोकता है। भारतीय मानसून को, जब हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है, उसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, तो फिर फर्दर वो उधर से नॉर्थ ईस्ट से घूम के इधर पहुंचती है। तो भारतीय मानसून को भी एक क्या बोलते हैं, विशिष्टता प्रदान करता है भारतीय मानसून को, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये, ठीक है। और साथ में जल विभाजक का कार्य करता है, सिंधु से नदियाँ आती हैं, जल विभाजक का कार्य करता है। और उत्तर में एक प्रहरी की तरह तो ये खड़ा ही है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक तरह से सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो ये तो हो गई हमारी हिमालय के बारे में। अब हिमालय के निर्माण के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से मध्य हिमालय, महान हिमालय और जो हमारा शिवालिक की श्रेणियाँ हैं उसमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।